वेलकम त्यागी। आप देख रहे हैं भारत का पहला ऑनलाइन रियल एस्टेट शो, जिसमें हम लेकर आए हैं रियल एस्टेट से जुड़ी खास खबरें, प्रोजेक्ट ऑफ द वीक, जिसमें आज हम देखेंगे नोएडा एक्सटेंशन में बन रहे सीआरसी ग्रुप के सबलिम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट का विश्लेषण और रेटिंग। इसके बाद होगी रियल एस्टेट के दिग्गजों चर्चा। देखते रहिए ऑब्जर्व डाउन ऑनलाइन चैनल। मेरे साथ बैठे हैं हमारे एक्सपर्ट राकेश पुरोहित जी। राकेश पुरोहित जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। इस रियल एस्टेट शो में हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, जिस सेगमेंट के अंदर हम लोग एक किसी विशेष समस्या से जो होम बायर के साथ में या रेजिडेंट के साथ में जो समस्याएं आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे हर बार इसमें। इस बार हम लोग जो जिस मुद्दे पे या जिस समस्या की हम चर्चा करेंगे वो चर्चा है सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली हम लोग जानते हैं या हम सबको पता है कि बिल्डर जो भी हाउसिंग सोसाइटी बनाता है तो उसमें उस एरिया का या उस स्टेट का या उस राज्य का जो विद्युत विभाग है वो बिल्डर को सिंगल कनेक्शन देता है, एक कनेक्शन देता है, यानी एक मीटर इंस्टॉलेशन करता है। उसके बाद में बिल्डर अपने रेजिडेंट को या होम बायर्स को या RWA जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं या जो भी उस सोसाइटी के अंदर निवासी हैं उन सबको सब कनेक्शन देता है। अब जब वो सब कनेक्शन देता है तो उन सब कनेक्शंस का बिल्डर है या RWA है उसका प्रीपेड या एडवांस में पेमेंट लेना चाहता है या लेता भी है, ले रहा है जनरली। तो इसमें कई सारी समस्या होती है। एक समस्या तो ये होती है कई बार कि जैसे ही कई बार कस्टमर को पता नहीं होता कि उसका बैलेंस कितना है और उसका कनेक्शन कट जाता है। रात को सपोज करो 12 बजे कनेक्शन कट गया और गर्मी है और AC सब कुछ बंद हो जाएगा, तो वो एक समस्या ये है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या जो बर्निंग क्वेश्चन है वो ये है, कई बार बिल्डर उस चार्ज को विद्युत विभाग के पास जमा नहीं करता और ऐसी स्थिति में पूरी सोसाइटी की बिजली कट जाती है। इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट है राकेश पुरोहित जी। राकेश पुरोहित जी, जरा बताइए इस समस्या को कैसे हैंडल किया जा सकता है और किस तरह की समस्याओं से लोग बागों को जूझना पड़ रहा है। जैसा कि बाजार का अनुभव रहा है कि कुछ लोग, यदि आप सबकी बात ना भी करें तो 10%, 15% या 20% लोग अगर डिफॉल्ट करते हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, तो किसी भी संस्था को, चाहे वो बिल्डर की बात करेंगे RWA हो, पूरी पेमेंट करना संभव नहीं है, क्योंकि पार्ट पेमेंट में आप किसी भी विद्युत विभाग को पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये जरूरी बन जाता है कि प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। प्रीपेड में आप अपनी बिजली कंजम्पशन को ध्यान रखते हुए आप एडवांस पेमेंट करते हैं और अपने मीटर की कंजम्पशन को चार्ज कर लेते हैं। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट को यूज करने के लिए आपको अलाउ करता है। ठीक है, राइट। आवश्यकता इस बात की है कि यदि आप इस तरह के सिस्टम के उपभोक्ता हैं तो आप रेगुलर तरीके से अपनी कंजम्पशन को मॉनिटर करें। यह आवश्यक है कि यदि मैं अपने कंजम्पशन को इग्नोर करके सिर्फ पेमेंट करता जाऊं तो हो सकता है कि मैं अपनी आवश्यकता से अधिक पैसा दे चुका हूं। दूसरा ये कि जो सोसाइटीज है उसमें पावर बैकअप का भी इशू है, क्योंकि पावर बैकअप की भी चार्जिंग होती है। तो पावर बैकअप जो है वो बिल्डर अपने एंड पे देता है, उसका मीटर से मतलब नहीं है, तो उसके चार्जेस जो रेगुलर सप्लाई है उससे ज्यादा होते हैं। तो आपके यहाँ पर कितनी रेगुलर पावर सप्लाई आ रही है, कितनी आपको पावर बैकअप के थ्रू दी गई है, इस दोनों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये तो कस्टमर हो गया, लेकिन यदि RWA है तो उसको किस तरह के एहतियात बरतनी चाहिए कि इस तरह की कस्टमर के साथ में या रेजिडेंट के साथ में प्रॉब्लम ना आए। सबसे आसान उपाय है इस तरह की समस्या से निजात पाने का, जानकारी शेयर करना। यदि RWA टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है तो वे एक सर्टेन लिमिट के बाद अपने जो कस्टमर्स हैं या फिर रेजिडेंट कहिए, कस्टमर कहिए, क्योंकि यूजर तो है ही वो, तो उन्हें एक रिमाइंडर भेज सकती है सर्टेन लिमिट के बाद। तो एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत जरूरी है कि RWA या जो रेजिडेंट जो बिल्डर है जो मेंटेनेंस को देख रहा है वो यूजर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे और उन्हें बताए कि वो कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। यूजर फ्रेंडली होना जरूरी है, बिल्कुल, बिल्डर को या RWA को। हाँ, तभी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे निजात मिल सकता है। दूसरा एक जो मैंने बर्निंग क्वेश्चन एक ये था
कि यदि किसी कंडीशन में बिल्डर या आरडब्ल्यूए टाइमली विद्युत विभाग में पैसा जमा नहीं करता है और उस कंडीशन में यदि सोसाइटी की लाइट या बिजली कट जाती है तो उसका क्या उपाय है? देखिए, कानूनन तो दोनों डिफॉल्टी हैं। ग्रेटर नोएडा में इसी तरह का एक मामला आया था जिसमें बिजली काट दी गई थी और बाद में फिर आरडब्ल्यूए ने या जो वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट थे उन्होंने पैसे इकट्ठा करके बिल जमा किया और बिल्डर अंडरग्राउंड हो गए। देखिए, ये तो अगर किसी की मंशा ही चीट करने की हो तो बेहतर है कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि बिल्डर आनाकानी कर सकता है या आनाकानी कर रहा है तो आरडब्ल्यूए को तुरंत उसे प्रेशराइज करके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि मेंटेनेंस का हिस्सा है ये और सोसाइटी की जो आरडब्ल्यू है ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो तुरंत अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि आरडब्ल्यूए मतलब अगर आरडब्ल्यूए को हैंडओवर नहीं किया गया प्रोजेक्ट तो आरडब्ल्यूए अपने कुछ सदस्यों को बिल्डरों के साथ में इंगेज कर दे, जो उसको मॉनिटर करें, जो उसको देखें कि जो उनका पैसा दिया जा रहा है उस पैसे का टाइमली जमा हो रहा है वो और उसका यूटिलाइजेशन जिस काम के लिए दिया गया उस काम के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जो बिल रेज कर रही हैं अथॉरिटीज, जो पावर सप्लाई कंपनियां हैं, जो बिल रेज कर रही हैं वो उनकी कॉपी प्राप्त करें, बिल्डर के थ्रू प्राप्त करें या फिर उनके अकाउंट डिटेल उनके पास है तो ईमेल आती है तो ईमेल के थ्रू उनको प्राप्त करें और साथ ही साथ जो ड्यू डेट आ रही है उससे पहले इंश्योर करें कि वो बिल्डर ने वो जमा करा दी है। तो ये अगर आरडब्ल्यूए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेती है तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। और अब हम बात करेंगे इस सप्ताह के प्रोजेक्ट ऑफ द वीक की। प्रोजेक्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह हमने लिया है सीआरसी ग्रुप का सबलिम्स एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 1 में बन रहा है। पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो ये ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का एरिया यदि हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का एरिया 5 एकड़ है। 5 एकड़ में ये 857 फ्लैट्स का निर्माण करेंगे। किस तरह के फ्लैट्स हैं यदि उसकी बात करें तो 2 BHK है, 2 BHK प्लस स्टडी है, 3 BHK प्लस स्टडी है। तो 4 तरह के फ्लैट्स यानी 4 टाइप्स यूनिट्स यहाँ पर निर्मित हो रही हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन के अनुसार इस प्रोजेक्ट का लॉन्च 5 सितंबर 2018 में हुआ और इसका कंप्लीशन डेट 3 सितंबर 2024 है, यानी इनके पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है, बहुत सारा समय है कंप्लीट करने के लिए। और यदि हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें इस प्रोजेक्ट की तो डेवलपर का कहना है कि वो 70% इसको पूरा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा प्राइस की बात करें तो प्राइस एक मोटा प्राइस हमने जो निकाला है प्रेजेंट टाइम की जो इनकी प्राइस लिस्ट है उसके हिसाब से 3600 यानी 3600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रहा है, जिसमें इन्होंने कार पार्किंग दी है, साथ में क्लब मेंबरशिप है और मीटर इंस्टॉलेशन एंड पावर बैकअप भी दिया है। वहीं यदि हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये एक अच्छी लोकेशन पर सिचुएटेड है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीआरसी ग्रुप के COO संजीव कथुरिया। संजीव कथुरिया जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। आपसे पहला सवाल, ग्रेटर नोएडा के अंदर बहुत सी परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है, आपकी परियोजना इन सब से कैसे अलग है? सीआरसी सबलिमिस का जो डिज़ाइन है, सीआरसी सबलिमिस की जो लैंडस्केपिंग है, सीआरसी सबलिमिस पे जिन कंसल्टेंट्स ने काम किया है वो इस देश के बेहतरीन कंसल्टेंट्स हैं। किस तरह आप अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर वो फैसिलिटीज़, वो एमेनिटीज़ दे सकें जो कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स में दे सकते हैं, ये सीआरसी सबलिमिस की सबसे बड़ी जीत है। जो फैसिलिटीज़ आपको 1 करोड़ रुपए खर्च के घर में मिलती हैं, वही फैसिलिटीज़, वही एमेनिटीज़ आपको सीआरसी सबलिमिस में मात्र 30 से 40 लाख रुपए का घर लेके मिलती है। रेरा रजिस्ट्रेशन के अनुसार आपने प्रोजेक्ट डिलीवरी का जो समय दिया है वो 2024 है, लेकिन आपकी परियोजना अब तक 70% कंप्लीट हो चुकी है। 70% कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट
डिले चल रहे हैं वहाँ आपने इस काम को कैसे अंजाम दिया? सीआरसी सब्लिमिस तकरीबन 85% बिक चुका है और हमारी जो पूरी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा की सेल हम कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें इन हाउस कंस्ट्रक्शन, डेट फ्री कंपनी और एक रॉबस्ट सेल्स जो है उन सब की वजह से हम सीआरसी सब्लिमिस बावजूद हर्डल्स के समय पे दे पाएंगे। संजीव कथुरिया जी, सीआरसी ग्रुप की ये पहली परियोजना है, पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा है? हमेशा जो चैलेंजेस होते हैं वो अपने आप से होते हैं। जब हम नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आए तो हमने देखा यहाँ पर तो तकरीबन 1 लाख अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और हमारा ये नोएडा रीजन के अंदर पहला प्रोजेक्ट था। तो हमारा जो चैलेंजेस थे वो कोई और चैलेंजेस नहीं थे। हमारे चैलेंजेस ये थे कि हम प्रोडक्ट क्या बनाएं, कैसा ऐसा प्रोडक्ट बने जो हमारे को यहाँ पर किसी कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट मिले नहीं, वो हमारे चैलेंजेस थे। इसलिए हमने तकरीबन नोएडा एक्सटेंशन के सभी प्रोजेक्ट्स का डेटा इकट्ठा किया, उस डेटा को एनालाइज किया और फिर जो इस देश के सबसे अच्छे आर्किटेक्ट हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर साहब, उनके साथ बैठ के हमने इसको डिज़ाइन करवाया और ये प्रोडक्ट इतना लाजवाब बना है कि आप ये मान लीजिए कि इस रीजन के अंदर नोएडा एक्सटेंशन में मैं बड़ी हम्बली बोलता हूँ कि ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट है नहीं। तो चैलेंज हमेशा आपका अपने आप से होता है, चैलेंज और कोई नहीं होता है। कथुरिया जी, हमारे इन सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस पे हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे एक्सपर्ट से, वो जानकारी लेते हैं कि किस तरह का और इसमें एडवांटेज कस्टमर को है या किस तरह की इसमें डिमेरिट्स हैं इस प्रोजेक्ट की। तो देखिए, प्रोजेक्ट ऑफ द वीक जो कि हम स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आते हैं, उसमें देयर आर 5 फैक्टर्स रेटिंग जो किसी भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट फैक्टर इज बिल्डर रेपुटेशन। बिल्डर रेपुटेशन में ऑल्दो दिस बिल्डर इज न्यू, अगर ब्रांड की बात करें तो सीआरसी के लिए कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट एक नया प्रोजेक्ट बेशक है, लेकिन इनकी टीम जो है दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस पीपल और बहुत ही नामचीन बिल्डर्स के साथ जो हैं उन्होंने काम किया हुआ है और काफ़ी मशहूर अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्ट जो हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने ये प्रोजेक्ट को बनाया है, डिज़ाइन किया है। तो बिल्डर रेपुटेशन के हिसाब से अगर मैं कहूँ इस टाइम पे, तो आउट ऑफ 5 वी कैन गिव देम 4, क्योंकि उन्होंने बहुत ही टेक्निकली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ को हायर किया है प्रोजेक्ट को बनाने, बेचने और डिलीवरी के लिए। ओके। दूसरा है प्रोजेक्ट हाईलाइट। हमने अभी बात की कि दे हैव हायर्ड अ वेरी रिनाउंड आर्किटेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में जो लोकल आर्किटेक्ट भी हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक डिज़ाइन नहीं है, जिससे से हम अगर बात करते हैं कि प्रोजेक्ट अगर यूनिक डिज़ाइन हो तो मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट करता है। उस हिसाब से ये एक ओके डिज़ाइन है, क्योंकि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने और भी बहुत से प्रोजेक्ट आसपास डिज़ाइन किए हैं। तो दिस इज़ अ ओके डिज़ाइन, वी गिव देम 3.5 आउट ऑफ 5। जहाँ तक वैल्यू फॉर मनी की है, आपने बताया कि 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, दैट इज सेलेबल एरिया, और लोडिंग थोड़ी ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट में कंपेरेटिवली जो आसपास के प्रोजेक्ट हैं, विच इज़ ऑन द हायर साइड। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अट्रैक्टिव ऑफर नहीं है, बट एज देयर आर लॉट ऑफ अदर चार्जेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, जिसमें क्लब मेंबरशिप है, पार्किंग चार्जेस हैं, जहाँ पे कई और दूसरे बिल्डर 2.5 लाख से 3 लाख भी पार्किंग चार्ज लेते हैं। क्लब मेंबरशिप के नाम पे भी करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास तक बहुत से बिल्डर ले लेते हैं। तो उसका इसमें इंक्लूसिव होना, पावर बैकअप और मीटर इंस्टॉलेशन शामिल होना इस प्राइस ब्रैकेट को जस्टिफाइड करता है। लेकिन फिर भी देयर आर सिमिलर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द वेसिनिटी, और मेरे ख्याल से नेगोशिएट करके आपको दूसरे प्रोजेक्ट भी एक अच्छा प्राइस ऑफर कर सकते हैं। तो अगेन वी गिव 3.5 आउट ऑफ 5 ईयर फॉर द वैल्यू फॉर मनी। फिर लीगल स्टेटस की बात आती है, तो मेरे ख्याल से इसका कंप्लीटली जो भी रेरा रिक्वायरमेंट है उससे ये 100% लीगली साउंड प्रोजेक्ट है। तो बैंकेबल प्रोजेक्ट है, देयर आर सम रेप्यूटेड बैंक्स दोज हु आर फाइनेंसिंग दिस प्रोजेक्ट। तो 5 आउट ऑफ 5 देयर इज नो सच क्वेश्चन अराइज कि लीगली इस प्रोजेक्ट की जो वैलिडिटी है उस पर कोई क्वेश्चन आए।
तो 5 आउट ऑफ 5 वी गिव देम। और सबसे लास्ट में हम हमारी जो ऑब्जर्वर डॉन है, हमारी इंटरनल असेसमेंट है, तो दैट रिव्यू कमेटी ऑल्सो रेट दैम 4 आउट ऑफ 5। तो रफली जो इनके पॉइंट्स हैं एज ए एवरेज पॉइंट, दे स्कोर 20 पॉइंट आउट ऑफ 25, विच मेक इट 4 स्टार एज ए एवरेज। तो यानी बहुत अच्छी रेटिंग है सर, देखा जाए तो। यस, इज अ कॉम्पिटिटिव रेटिंग। द रीजन इज दैट कि जो बिल्डर का जो स्टाफ है, जो मैन पावर उनके साथ काम कर रही है, दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस पीपल। और सेकेंडली जी, लीगली साउंड प्रोजेक्ट है, जो आज की तारीख में बड़ा चैलेंजिंग है किसी कस्टमर के लिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, यू आर ऑलवेज स्केर्ड ऑफ। और जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है, इफ यू सी दैट डिलीवरी भी जिसकी 2014 में होनी है, वो 70% रेडी हो चुका है। 24 में होनी है, तो वो अगर 70% कंप्लीट हो चुका है तो कस्टमर नीड नॉट टू वरी। फिर पेमेंट प्लान बहुत अट्रैक्टिव है इनका। यहाँ पर ये अभी तक 70% कंप्लीट होने के बावजूद भी जो बायर है वो 30% की ही डिमांड है इनकी तरफ से। तो दे आर गिविंग क्वाइट रिलैक्सेशन टू द कस्टमर जो कंस्ट्रक्शन प्लान को ऑप्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक अपनी जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं मार्केट में, तो दिस प्रोजेक्ट यू मस्ट विजिट एंड सी, गो टू द बिल्डर। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि प्राइस नेगोशिएबल है मार्केट के अंदर, तो आप नेगोशिएट करें, मे बी यू कैन गेट अ बेटर डील। दे हैव अ गुड ब्रोकर नेटवर्क, सो देयर आर लॉट ऑफ ब्रोकर्स दोज ऑन मार्केट, दे मस्ट हैव सम गुड स्लैब्स जिसको आप अवेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो रफली इट इज 4 स्टार एट प्रेजेंट। मे बी एज द टाइम पास एंड वी रेट दिस प्रोजेक्ट, शायद इसकी रेटिंग बढ़ सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट एज फार एज द प्रेजेंट मार्केट्स। एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर राकेश पुरोहित जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं रियल एस्टेट के दिग्गज, जिनमें सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा राकेश यादव जी का, जो अंतरिक्ष ग्रुप। मिस्टर राकेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप सभी का नमस्कार जी मेरी तरफ से। मैं स्वागत करना चाहूँगा अनंता रघुवंशी जी का। डॉक्टर अनंता सिंह रघुवंशी जी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक्सपीरियंस डेवलपर्स गुड़गांव में। मैं स्वागत करना चाहूँगा अमरेंद्र शुक्ला जी का। अमरेंद्र शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरेंद्र शुक्ला जी डायरेक्टर एंड सेल्स, नेशनल सेल्स हेड हैं OLX.com में। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू आवर एक्सपर्ट राकेश पुरोहित जी, what do you think, what kind of the sales strategy should be in current scenario? Well, thank you very much, Mr. Harjun Tyagi, for initiating such a discussion in the COVID time. And as I see that real estate is a very local subject when we are talking about a global pandemic. But real estate, when we are talking about selling a property or a buying strategies, it is a very local subject. A lot of local factor depends on that. अगर आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इन्वेस्टर अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ते देखना चाहता है। एंड पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ 6 months और 1 year। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो प्लान कर रहे हैं, उनको 3-4 साल के अंदर एक प्लान करना होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी तो हेजिटेशन मार्केट में रहेगी। द पीपल दोज कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे और नेगोशिएशन हार्ड करेंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर अनंता रघुवंशी जी। अनंता जी, the real estate industry was already suffering from liquidity crisis, construction delays, and now the COVID-19 outbreak. How do you see this situation? स्टेबिलिटी पे हम लोग पहुंच गए थे, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि सब चीज पे आदत हो गई थी, एक सिस्टम बन गया था और इन सब चीजों से हैंडल करना आ गया था। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहां पे कंपनीज ओवर एक्सपोज्ड हैं लोन्स की वजह से, या जहां पे आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हैवी है, वहां पे तो दिक्कत आएगी ऑर्गेनाइजेशंस को, और स्टेबलाइज होने में टाइम भी लगेगा। तो जितना लोग सोच रहे हैं वैसी पेसिमिस्टिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी बिजनेस है। ठीक है, थैंक यू अनंता जी। मेरा अगला सवाल है राकेश यादव जी से, जो MD है अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के। यादव जी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं? आप एक डेवलपर्स हैं और आपको बिल्कुल क्लोजली हर चीज़ की जानकारी होगी। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप अपना अनुभव बताएं, इस समय किस तरह की सिचुएशन है और कैसे उसको फेस कर रहे हैं। एजेंट इंक्वायरी कम जनरेट हो रही है और साइट विजिट भी कम हो रही है, लेकिन
जो साइट विजिट होती है, पहले 5 से 10 विजिट के अंदर लोग अपना घर को फाइनल करते थे। अब 2 विजिट के अंदर जिसने भी फ्लैट लेना है वो ले लेता है। रीजन बीइंग, जिस आदमी को जरूरत है वही इस कोविड टाइम के अंदर प्रॉपर्टी को सर्च करता है, प्लस साइट विजिट पर आता है। और आशा करते हैं, मुझे नहीं लगता आने वाले 3 महीने के अंदर अच्छी सेल आएगी, रेडी टू मूव में। Amrita ji, what do you think about the online marketing in current scenario? Echo to what Dr. Ananta said, that market is not as pessimistic as we perceive, and the real estate as a market is recovering much faster as compared to any other industry in India post-COVID. Market is gradually coming up, and I guess there have been around 70-75% recovery has been already being made if we'll just benchmark the number of sales or number of transactions that was happening pre-COVID. The same is getting witnessed on OLX as a platform also, that we are witnessing that most of the inquiries which are getting generated on my platforms, or the people who are searching for real estate on my platform, is as good as 70-75% pre-COVID run rate. So things are recovering good. And from a selling perspective, I mean, Yadav ji ne बहुत अच्छी बात कही कि now there are very limited buyers who are hovering in the market. So there are less number of speculators, there's less number of researchers who were just looking at multiple properties, comparing different rates, looking for better discounts, better pricing. Now there are actually religious, sustained, and more interested with high intent buyers who are coming out in the market to evaluate and end up buying property. थैंक यू अमरिंदर जी। अभी हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने, अनंता जी ने, यादव जी ने और आपने बताया कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी सब लोग बता रहे हैं या हम सोच रहे हैं। मैं इसी पर हमारे एक्सपर्ट पुरोहित जी से जानना चाहूँगा कि मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से एक डेवलपर्स को या सेल्स हेड को किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। Mr. Tyagi, let me just bring one more point in the discussion that जो एक टाइम पीरियड था जो 2003 में अप्रोक्सीमेटली हमें देखने को मिला, 2004 में भी चला, that was a very lucrative rate of interest from the bank side. और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से जो क्रेडिट कैपेसिटी है इंडिविजुअल की वो बढ़ जाती है। The person who was able to get a 10 lakh rupees loan with a rate of interest of 10% or 10.5%, if the rate of interest is 7%, his capacity can increase up to 30-35%. तो लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो एक बढ़ रही है। तो डेवलपर को ये अपने जो पिच है उसमें उसको बताना चाहिए कि कहीं वो पता लगा क्रेडिट स्कोर अपना 3 महीने 4 महीने पहले का चेक कर रहा है, उसे नहीं पता कि वो क्या ले सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो पेमेंट प्लान है, जो हमेशा हमें दिक्कत आती है, हम अपनी जो हमारी कैश फ्लो है हम उसके हिसाब से पेमेंट प्लान बनाते हैं, पर इस टाइम पे जो पेमेंट कैपेसिटी है जो आपका बायर है उसके हिसाब से पेमेंट प्लान ऑप्ट कीजिए। सबवेंशन प्लान पे बार बार चले जाते हैं, उससे मत जाइए। आप कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं, वो कभी सबवेंशन प्लान आज तक तो मैंने देखा नहीं काम करते हुए इंडस्ट्री में, काम नहीं करता है। आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा हिट अपने एंड पे लेकर के और बायर को सपोर्ट करें। थैंक यू पुरोहित जी। अब मैं अगला सवाल अनंत जी से लेना चाहूँगा। अनंत जी, व्हाट काइंड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग स्टडीज शुड बी इन करंट सिनेरियो? त्यागी जी, सबसे पहला सेल्स में कस्टमर इज किंग, तो सबसे जरूरी बात यही है कि हम बहुत ध्यान से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पहले तो समझ लें, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, यादव जी ने बिल्कुल सही बोला कि इस वक्त हमारे पास जो चीज तैयार है उसी को खरीदने लोग आ रहे हैं और बार बार नहीं आएंगे, तो हमें बहुत छोटी विंडो मिलेगी। एक जमाने में एलिवेटर पिच की बात की जाती थी, तो अब आपको बहुत कम टाइम मिलना है उनको सुन के और अपनी कहानी उनको समझाने के लिए। बहुत लंबी विंडो नहीं है, तो सुनना और समझना और उनको हैंड होल्ड करना है पूरे ट्रांजैक्शन के थ्रू। थैंक यू। यादव जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप एक विकास करता हैं और आपने चीजों को बड़ी बारीकी से आप पढ़ते हैं, तो इस समय यदि आपसे दूसरे डेवलपर्स कुछ अगर उनको बताना चाहें आप कि किस तरह से आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करिए हमारे साथ में। देखिए, कुछ चीजें हमें अब इस कोविड टाइम में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और फिल्म वालों से सीखना चाहिए कि 30 सेकंड
के अंदर अपनी बात को हम कैसे कह सकते हैं। ये टेक्निक उन लोगों के पास है, वो टेक्निक, इसी प्रकार की टेक्निक अब आज हमें रियल एस्टेट में अडॉप्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज पहले 8-10 विजिट करता था कस्टमर, लेकिन आज कस्टमर मैक्सिमम 1 या 2 विजिट करता है। रीजन, वो एरिया ऑलमोस्ट फाइनल करके आ चुका है। कहीं ना कहीं जिस ब्रांड के पास जाता है, 1 या 2 ब्रांड के अंदर उसने अपना माइंड मेकअप भी कर लिया। फिलहाल मैं अमरिंदर जी से पूछना चाहूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैव द डेवलपर्स? Pre-COVID, I mean, digital is the digital now. So digital was pre-COVID was part of the offering, and it was good to have. Now it is must to have, right? So people are going out only when there are very crucial requirement. They are only moving out when they are able to do their homework before they goes out to discuss any property or to evaluate any property options. So digital is the best medium. 365 days, 24/7, and precise, as Yadav ji said, that we need to combine our offering in a very elevator pitch kind of a thing, that you are communicating the entire detail within a very limited time frame and within a very limited content. So content is the king and digital is the way forward. I would urge everyone that who had made significant investment in digital, I mean, they'll reap the advantage. But somebody who was just using a simple PHP website, just for the sake of it, that I am on digital, they need to evolve and they need to focus on product wherein the content has to be very precise. There are call to action that has to be initiated, triggered through digital as a medium, and that is the way forward. थैंक यू। आपने बहुत क्रिस्प में और बहुत सारी बातें अच्छी बताई हैं। पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस, जैसे आपने पीछे बताया, लेकिन मैं और डिटेल में आपसे जानना चाहता हूँ कि आज का डेवलपर्स किस तरह से अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है। वो कौन से ऐसे नुस्खे हो सकते हैं जिनसे सेल्स में इंक्रीज हो सकती है? पहली बात तो ये है कि अपने आप को थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी बढ़ाएं, क्योंकि मार्केट का जो टफ टाइम है, 3, 4, 5, 6 महीने की बात कर रहे हैं, ये क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है साइट को सर्वाइव करने के लिए, कंस्ट्रक्शन की लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप देखते हैं तो इट्स अ हैवी कैश फ्लो इन द इंडस्ट्री। सेल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो पेमेंट प्लान है आप उस पे प्ले कीजिए रादर देन प्राइस पे प्ले करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद पुरोहित जी आपका। मेरा सवाल है डॉक्टर अनंता जी से, व्हाट डेवलपर्स कैन डू फॉर ए होम बायर्स? इफ दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, आप उन्हें किसी भी तरह से अगर हेल्प कर सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, तो वो एक आप हेल्प कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग आपके साथ रिलेशनशिप शुरू कर चुके हैं उनके लिए। जिनके साथ आप न्यू रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, उस केस में उनकी सारी कंसर्न्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सिर्फ ये एक रिलेशनशिप बायर सेलर की नहीं रह जाती है, ये रिलेशनशिप आपको ऐसे सोचना है कि आप किसी अपने फैमिली मेंबर की मदद कर रहे हैं उनकी होम सर्च जर्नी में। थैंक यू रंजन जी। यादव जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जो ये सवाल है, मौजूदा समय में सरकार ने होम इंटरेस्ट के जो रेट हैं वो कम किए हैं। इसके अलावा आप या डेवलपर क्या चाहते हैं कि सरकार से और किस तरह की हेल्प उनको मिले जिससे ये इंडस्ट्री और सेल्स पे फर्क पड़े इससे? आज जो रियल एस्टेट की समस्या है वो सेक्शन है, बिफोर 2013 वाला सेक्शन एज इट इज कर दिया जाएगा तो रियल एस्टेट क्या पूरा देश के अंदर चमक आ जाएगी। देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री जो रियल है, इसमें आप किसी प्रकार का अप डाउन नहीं कर सकते, ना किसी प्रकार की मैनिपुलेशन हो सकती बाजार में। ये तो कस्टमर ही उस बाजार को खोलता है, कस्टमर ही बंद करता है। जैसे गोल्ड है, चांदी है, और किसी इंडस्ट्रीज में 100, 200, 500 करोड़ रुपए आज आप लगा दीजिए, अगले दिन उसमें चमक नजर आ जाएगी। रियल एस्टेट में 1000 करोड़ रुपए डाल दीजिए, यदि चमक दी भी जाए तो ये एक्चुअल जेन्युइन बायर से चमक आती है, और जब आएगी जब उनकी समस्या का एक्चुअल निदान होगा। धन्यवाद यादव जी, आपने समस्या उठाई और मुझे लग रहा है कि हमारे इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट्स और सरकारी कुछ लोग भी देखेंगे तो शायद वो इस पे नजर इनायत फरमाएंगे। मैं अपना सवाल अमरिंदर जी से लेना चाहता हूँ। अमरिंदर जी, डू यू हैव एनी स्कीम फॉर और प्लानिंग फॉर ए डेवलपर्स?
we are evolving and we are supporting to all developers and builders. Initially, it was mere related to search and discovery. Now we are moving ahead one step further towards the transaction level. So instead of just generating inquiries or prospects or buyers, we are also hand-holding buyers and sellers both in order to get a connect as well. So instead of just submitting an inquiry on a platform, now buyers can actually initiate a virtual site visit. As soon as they schedule a site visit, the URL will send it across to a developer and buyer both. So the first level of pre-sales meeting will happen virtually. And once things are getting in line, then you are supposed to go out and have a face-to-face interactions. So we are helping builders, we are helping developers, we are helping property consultants, and we are helping our users as well, so that they can move one step ahead towards closure of transactions. थैंक यू आपने मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग या बहुत अच्छी इस तरह से अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं आई थिंक तो दूसरी इंडस्ट्री भी दूसरी ऑनलाइन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी इसी लाइन पे चलेंगे तो इससे फायदा होने वाला है आई थिंक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। रोहित जी इस प्रोग्राम को यही समाप्त अप करते हैं और इसमें अगर अपना आप लास्ट कमेंट कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज सबको एक बार जरा बताइए। आप जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं हमारे एक्सपर्ट से तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके उन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम व्हेन दे पैनलिस्ट कम या फिर हम उसको स्पेशल प्रोग्राम बना करके उनसे वो आपकी जो क्वेरीज हैं उन्हें सॉल्व करें और होपफुली नेक्स्ट टाइम नए सवाल होंगे, नए सॉल्यूशन होंगे। एंड बिकॉज दिस इज द मोस्ट डायनेमिक एरिया, द डायनेमिक पीपल आर हियर, द थॉट्स आर वेरी डायनेमिक, I believe that Mr. Dynamic, you can now sum up the program. तो इनकी बात से हम सहमत हैं और सब लोग भी सहमत होंगे। इसी के साथ मैं सब अपने मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।